तो निमोनिया जो है वो लंग्स के इन्फेक्शन का एक इंडिकेटर बन गया है। तो सर्दी ज़ुकाम अगर खाली है तो वो निमोनिया की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो राइनाइटिस या साइनोसाइटिस में आता है। उसके साथ खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है, तो फिर वो डिपेंड करता है कि लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो रेड फ्लैग्स हैं इसमें वो स्पेशली होते हैं कि अगर बलगम आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, पेशेंट को बहुत लिथार्जी हो रही है, ड्राउजीनेस हो रहा है, वो तो क्लियर कट इंडिकेटर होता है कि ये एडमिट होने वाला पेशेंट है। तो नॉर्मली वायरल निमोनियाज और बैक्टीरियल निमोनियाज अलग अलग होते हैं, कई बार सुपर इम्पोज हो जाते हैं। शुरू होता है वायरल से, 5-7 डेज अगर ठीक नहीं हुआ तो ऊपर बैक्टीरियल। तो जहाँ पे आपका पहला चीज़ है कि डायग्नोज होना जरूरी है। तो अब किसी को जो टीबी होती है उनको भी शुरू ही निमोनिया से ही होता है, वो भी टीबी का ही निमोनिया है। डस्ट और स्मोक, ये दो ट्रिगर्स रह सकते हैं जो कि आपकी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को कम कर सकते हैं। जैसे जो स्मोकर्स होते हैं उनमें निमोनिया होगा, ज़्यादा चांसेस होंगे और प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। फिर जिनकी मान लो डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल रहना ज़रूरी है। अनकंट्रोल डायबिटीज़, मोर चांसेस ऑफ सिवियरिटी ऑफ निमोनिया। 65 से अबव हैं या जिनके और कोई लंग के, हार्ट के क्रोनिक डिजीज़ हैं, है ना, किसी को क्रोनिक हार्ट डिजीज़ है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, उनको 2 वैक्सीनेशन जरूर लगवाने चाहिए। तो बार बार हो रहा है वो उनको अवॉइड करना चाहिए। क्लोज स्पेसेस में जाना, है ना, जैसे आप मूवी हॉल में जा रहे हो तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, अब आपकी अगर इम्यूनिटी वीक है तो वहाँ पे कैच करना इज़ वेरी इजी। हाय, मैं हूं आपके साथ वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। तो आज एनबीटी लाइव के सेल्फ पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं निमोनिया पर। निमोनिया का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है उस पर बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि निमोनिया हमारे लंग्स में होने वाला इन्फेक्शन होता है जो हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के सिम्टम्स क्रिएट करता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उससे। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया होता है तो उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, निमोनिया के क्या अलार्मिंग साइंस होते हैं जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने हैं। तो सेशन में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर नवनीत सूद। तो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीटी लाइफ में। थैंक यू। डॉक्टर, जैसे मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे निमोनिया के ऊपर। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ही रहेगा कि अक्सर जब हम निमोनिया का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में आता है सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार। क्या यही जो सिम्टम्स है वो निमोनिया के सिम्टम्स हैं या कुछ और भी अलार्मिंग साइंस हैं जो हमें इंडिकेट कर सकते हैं कि बॉडी में निमोनिया हो रहा है, उसकी शुरुआत हो रही है? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं आपको, निमोनिया जो है वो लंग्स के इन्फेक्शन का एक इंडिकेटर बन गया है। तो सर्दी ज़ुकाम अगर खाली है तो वो निमोनिया की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो राइनाइटिस या साइनोसाइटिस में आता है। उसके साथ खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है, तो फिर वो डिपेंड करता है कि लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं कि जी हम तो कल ठंड में चले गए या हमने कुछ खट्टा खा लिया, दही खा लिया, कुछ कर लिया, उसके बाद मेरे को निमोनिया हो गया। तो एज ए लेमैन हर चीज़ निमोनिया होती है। फॉर अस निमोनिया सिर्फ इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स तक ही हम सीमित रहते हैं। उसके ऊपर का जो एरिया है या अपर एयरवेज जिसको हम बोलते हैं, उसकी अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब अब इसके सिम्टम्स जहाँ तक रहे वो तो यही जो हैं, शुरू तो यही होता है कि नेजल सिम्टम्स हैं या राइनाइटिस है, कफ है, स्नीजिंग है, स्पूटम है, कुछ को चेस्ट पेन भी होता है, फीवर आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है फीवर। तो ये सिम्टम्स सब में एक जैसे नहीं होंगे, किसी में नहीं होंगे। एक ग्रुप ऑफ पेशेंट है जिसमें कोई भी सिम्टम नहीं होगा, बस वो ड्राउजी होता जाएगा, स्पेशली जो एल्डरली लोग हैं। तो जीरियाट्रिक जो निमोनियाज होते हैं, जीरियाट्रिक हम एल्डरली एज ग्रुप को रेफर करते हैं नॉर्मली, उनमें क्या होता है कि वो डल से होते जाएंगे क्योंकि उनमें एफर्ट करने की भी ताकत नहीं होती है, तो वो आपको पता नहीं लगेगा। तो आप पता कैसे लगेगा निमोनिया कि भाई कफ कर रहा है या स्पूटम कर रहा है? वो स्पूटम निकाल ही नहीं पा रहा या बलगम निकाल ही नहीं पा रहा क्योंकि उसकी मसल्स ही इतनी स्ट्रांग नहीं है, और क्योंकि इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा हो गई है तो वो और डाउन हो गया। जैसे आप ये समझिए कि हमें भी अगर बुखार हो जाता है तो हम बहुत डाउन से हो जाते हैं, बट क्योंकि आप यंग हो, हेल्दी हो, तो आप कफ कर पा रहे हो या आपके बाकी फीचर्स हैं। जीरियाट्रिक निमोनियाज में कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ ये हो सकता है कि डलनेस हो सकती है स्पेशली। और ये इस चीज़ के लिए भी है जैसे जो बच्चों में होता है, वो भी या तो रोते रहेंगे या डल होने लग जाएंगे, तो और भी डेंजर है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ रही है और वो ज़रूरी नहीं है कि कफ करें। तो ये एक अलग सब ग्रुप है पेशेंट्स का। तो
बाय एंड लार्ज सिम्टम्स आपने जो बोले वो है, मतलब वैसे ही रहता है। ओके, परफेक्ट। सो डॉक्टर, जब ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं पेशेंट में, तो डॉक्टर का क्या ट्रीटमेंट अप्रोच रहता है? पहले क्या स्टेप्स होते हैं, लिए जाते हैं, ताकि पेशेंट को रिलीफ मिले और निमोनिया का इलाज किया जा सके? पहला तो डायग्नोस करना ज़रूरी है। सब जो रेड फ्लैग्स हैं इसमें वो स्पेशली होते हैं कि अगर बलगम आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, पेशेंट को बहुत लिथार्जी हो रही है, ड्राउजीनेस हो रहा है, वो तो क्लियर कट इंडिकेटर होता है कि ये एडमिट होने वाला पेशेंट है हॉस्पिटल में। ये बाहर ओपीडी बेसिस पे नहीं ट्रीट हो सकता। ऑक्सीजन कम हो रहा है। अब जैसे कोविड का भी जब हुआ था टेस्ट, तो वो कोविड निमोनिया बोलते थे उसको। कोविड की लंग की इन्फेक्शन हो गई, ऑक्सीजन कम हो गया, आप एडमिट हो गए, बाकी ट्रीटमेंट हुआ। तो नॉर्मली वायरल निमोनियाज और बैक्टीरियल निमोनियाज अलग अलग होते हैं। कई बार सुपर इम्पोज हो जाते हैं, शुरू होता है वायरल से, 5-7 डेज अगर ठीक नहीं हुआ तो ऊपर बैक्टीरियल। तो जहाँ पे आपका पहला चीज़ है कि डायग्नोज होना ज़रूरी है। तो अब किसी को जो टीबी होती है उनको भी शुरू ही निमोनिया से ही होता है, वो भी टीबी का ही निमोनिया है। तो अलग अलग चीज़ें हैं बेसिकली, हर ऑर्गेनिज्म अलग है निमोनिया करने वाला। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या कॉज कर रहा है ना। वायरल कर रहा है तो उसको सपोर्टिव थेरेपी देनी है। अगर बहुत ऑक्सीजन कम हो रही है तो फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ज़्यादा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, आईसीयू में जाना पड़ेगा या बाईपैप का, वेंटिलेटरी का सपोर्ट देना पड़ेगा। बैक्टीरियल निमोनिया है, कितना बड़ा निमोनिया है, उसमें कैविटी बन गई है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। कौन सा ऑर्गेनिज्म कर रहा है वो भी बहुत ज़रूरी है ना। टीबी कर रही है, फंगल कर रही है, पेशेंट का प्रोफाइल कैसा है वो ऑल्सो इंडिकेट है ना। डायबिटिक है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ है या और वजह से एड्स के पेशेंट्स जो होते हैं, उनमें जो निमोनियाज होते हैं वो बहुत सीवियर होते हैं क्योंकि उनकी खुद की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है एज सच। तो वो एक अलग सब ग्रुप है। तो उनमें आपको थोड़ा ओवर्टली एग्रेसिव होकर ट्रीट करना पड़ेगा। यंग बंदा है जिसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको आप एज ए वायरल अगर लग रहा है आपको इनिशियली तो ठीक है, फिर कोई एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत नहीं होती। वायरल में कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती, बैक्टीरियल में एंटीबायोटिक्स की जरूरत है। सो निमोनिया में डॉक्टर जो ट्रीटमेंट होता है, मेडिकेशंस वगैरह, उसका कुछ टाइम पीरियड होता है? कितने टाइम तक चलती हैं, सही हो जाता है? वो डिपेंड करता है, एक तो सिवियरिटी ऑफ डिजीज, दूसरा किस टाइप का निमोनिया था। बहुत सीवियर निमोनिया था तो 2 वीक्स 3 वीक्स तक भी चल सकता है। बाय एंड लार्ज जो ओपीडी बेसिस पे जो पेशेंट होते हैं उनका 5 डेज 7 डेज का ट्रीटमेंट इज सफिशिएंट इनफ। किस चीज़ों से कुछ परहेज करना होता है पेशेंट को? खाने की चीज़ें हैं जो नहीं खानी उनको? देखिए, ये जो नॉर्मली चीज़ें जो हम बोलते हैं कि फ्राइड, ऑयली, स्पाइसी, ये चीज़ें जो हैं वो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स करवाती हैं। वो खुद ही एक इंडिकेटर है निमोनिया, खुद ही एक रिस्क फैक्टर है निमोनिया को बढ़ाने का। और दूसरी चीज़ ये है कि डस्ट और स्मोक, ये 2 ट्रिगर्स रह सकते हैं जो कि आपकी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को कम कर सकते हैं। जैसे जो स्मोकर्स होते हैं उनमें निमोनिया होगा, ज़्यादा चांसेस होंगे और प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। फिर जिनकी मान लो डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल रहना ज़रूरी है। अनकंट्रोल डायबिटीज़, मोर चांसेस ऑफ सीवियरिटी ऑफ निमोनिया। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो। एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि स्पेशली जो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं 65 से अबव हैं या जिनके और कोई लंग के, हार्ट के क्रोनिक डिजीज़ हैं, है ना, किसी को क्रोनिक हार्ट डिजीज़ है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, उनको 2 वैक्सीनेशन जरूर लगवाने चाहिए। कौन कौन से? एक तो फ्लू का वैक्सीन है ना, आप सब ने पढ़ा होगा भी, आप तो मीडिया से ही हैं, बाकी लोगों ने भी सुना होगा फ्लू का, इन्फ्लुएंजा का वायरस अभी चल भी रहा है, हमारे पास पेशेंट भी बहुत आ रहे हैं, वायरल है। तो वो एवरी ईयर लगता है। और एक न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है, वो 5 ईयर्स में एक बार, या एक टाइप की होती है जो एवरी ईयर लगती है। वो आप अपने मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह से जरूर लगाएं। स्पेशली घर में जो एल्डरली हैं जिनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उनको भी लगना चाहिए। तो ये दोनों वैक्सीन किन चीजों से बचा सकती है हमें, किन डिसऑर्डर से? इन्फ्लुएंजा से और न्यूमोकोकल। जो अबाउट निमोनियाज में 20 to 30% टाइम्स यही दोनों ऑर्गेनिज्म होते हैं। बाकी सबका तो वैक्सीनेशन नहीं हो सकता है क्योंकि मतलब लैक्स एंड करोड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज निमोनिया, बट एटलीस्ट जो बल्क जिससे होता है उसको तो हम रोक सकते हैं जिसको, और इफेक्टिविटी भी इनकी टाइम टेस्टेड है। सो डॉक्टर, निमोनिया पूरी तरह से ठीक हो जाता है? बहुत सारे केसेस में हो जाता है। बहुत सारे केसेस में वो रेजिडुअल इफेक्ट भी छोड़ता है। जैसे आप लोगों ने कोविड में देखा होगा, बहुत लोगों का 6-6 महीने, 1 साल चला, कई लोग अभी भी पूरे रिकवर नहीं किए हैं। तो पर ये है कि 90-95% चांस है कि अगर आपका निमोनिया क्योर हो गया तो वो पूरा ही ठीक हो जाएगा, और अब 5-10 अनफॉर्चुनेटली रह जाते हैं कुछ पेशेंट्स।
कुछ लोगों को ना डॉक्टर बार बार भी निमोनिया होता है कि एक पीरियड में ठीक हो गया, फिर कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद फिर से निमोनिया हो गया। तो जो बार बार निमोनिया होता है उसका ट्रीटमेंट अप्रोच अलग रहता है, उससे सिचुएशन में क्या करते हैं तो वो डॉक्टर्स? आपको ढूंढना पड़ेगा कि रूट कॉज क्या है। तो इम्यूनिटी का वर्कअप जरूरी है, तो जो लाइफस्टाइल आपके हैं वो जरूरी है। कई लोगों को किसी चीज़ से ट्रिगर होता है, वो चीज़ दूर करना जरूरी है, तो उसका वर्कअप अलग टाइप से होगा। अगर मान लो कोई है जो नॉन डायग्नोस्ड डायबिटीज़ चल रही है, जिसकी वो चली रही है, तो वो आपको पता भी नहीं है, तो आपने अगर उसका वर्कअप नहीं किया। दूसरा ये है कि जिनको बार बार हो रहा है वो उनको अवॉइड करना चाहिए क्लोज स्पेसेस में जाना, है ना। जैसे आप मूवी हॉल में जा रहे हो तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, अब आपकी अगर इम्यूनिटी वीक है तो वहाँ पे कैच करना इज़ वेरी इजी। अब जैसे हम लोग हॉस्पिटल में रहते हैं, हम तो अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब क्योंकि मेरे को तो पेशेंट देखने ही है। बट जो लोग क्लोज्ड स्पेसेस में होता है आप, और दूसरा एक चीज़ और है जो स्पेशली उन लोगों के लिए जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं ना, उनके घर का वेंटिलेशन बहुत अच्छा नहीं होता। स्पेशली हमारे भी जो हम ये अर्बन एरियाज़ में सिर्फ फ्लैट्स का वेंटिलेशन नहीं है, सेंट्रली एसी वाले जो स्पेसेस हैं उनमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका फिर वो पूरा ही, तो आपको वेंटिलेशन का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। तो जैसे आप बस में जा रहे हो, जो आपकी वॉल्वो टाइप की बसेस होती हैं, सेंट्रली एसी होती हैं, उसमें आपके 50 लोग बैठे हैं। अब 50 में अगर 2 को हुआ होगा तो आपके वो चांसेस है कि बहुत बारी लोग बोलते हैं कि यार मैं तो अभी ट्रैवल करके आया था तो मेरे को हो गया। तो एयर में भी आप बाय एयर बैठे हो, प्लेन में बैठे हो, तो वो चीज़ें आप एटलीस्ट अवॉइड कर सकते हो अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीज़ें हो रही हैं तो। एट लास्ट बस मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या कुछ ऐसे प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं जो हमारी ऑडियंस ले सकते हैं? कोई ऐसे टॉप 3 स्टेप्स या टॉप 3 टिप्स आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे, जिसको अगर वो अपनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, तो निमोनिया का रिस्क कम हो जाता है, उससे खुद को बचा सकते हैं? सबसे पहला तो हेल्दी लाइफस्टाइल, है ना। आपको एक्सरसाइज भी करना है, वो इम्यूनिटी के लिए भी करना है, खाना भी अच्छा खाना है, इम्यूनिटी के लिए खाना है। नंबर 2 जो मैंने वैक्सीनेशन बताई, आप अगर हो प्रोन इस चीज़ को तो वो वैक्सीनेशन आप लगवा सकते हैं। तीसरी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको अपनी बॉडी का पता होना चाहिए। अगर निमोनिया को हम अर्ली पकड़ लें तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ईजी होता है ओपीडी बेसिस पे। अगर वो वर्सनिंग होती है तो बहुत सारे पेशेंट्स डिनाइल में रहते हैं कि नहीं मैं नहीं, ये तो मेरे को वायरल है, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया। अभी लास्टली एक पेशेंट मेरे पास होके गए हैं, उनकी वाइफ फिर मेरे पास लेके आई और तब उनका ऑक्सीजन लेवल 60-70% हो गया था। तो वही चीज़ अगर आप 4 दिन पहले पकड़ लोगे तो आईसीयू में नहीं जाना पड़ेगा आपको, हो सकता है मोस्ट लाइकली आपको हॉस्पिटलाइज भी ना होना पड़े। और हो सकता है ये तो चलो निकल गए पेशेंट, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है तो फिर हो सकता है मोर्टेलिटी भी हो जाती है कई बारी, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो अर्ली पिकअप, डायग्नोसिस एंड अर्ली, और बाकी ये 2 चीज़ें तो हैं। Perfect. Thank you so much, doctor, for such an insightful session. Thank you so much for joining us. Thank you. आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें।